बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, टॉपिक नंबर 2। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था तफसील से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। अब वो मॉडल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता है एटम के स्ट्रक्चर को, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल इनिशियल एक मॉडल था, उसने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ खामियां भी हैं। उसके बाद वाले मॉडल्स में भी खामियां हैं। तो ये सिलसिला काफ़ी मॉडल्स अब तक लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को लेके एटम के मॉडल दिए गए हैं, लेकिन हम देखेंगे इस लेवल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या क्या डिफेक्ट्स थे। तो दो मेन डिफेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में थे। फर्स्ट डिफेक्ट उस वक़्त की क्लासिकल फिजिक्स, यानी रदरफोर्ड क्या कहता था, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन कहता था कि चार्ज पार्टिकल है। उसकी प्रॉपर्टीज पहले डिस्कवर हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन की कि वो चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब उस रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो जब कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा तो उस वक्त की जो क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी कि चार्ज पार्टिकल को जब वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो उससे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। एनर्जी रिलीज होकर वो मूव करेगा, अदरवाइज वो मूव नहीं करेगा। अब एनर्जी रिलीज करके मूव करेगा तो एनर्जी रिलीज का मतलब उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने से उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो एनर्जी रिलीज होते उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होते होते एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म होनी चाहिए और उसको आके न्यूक्लियस में गिरना चाहिए। एटम के स्ट्रक्चर को कोलैप्स होना चाहिए, एटम को अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन जब रियलिटी में देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है। कितने साल इस दुनिया को बने हुए गुजर गए, आज तक जो मैटर पहले उस हालत में था आज भी उसी हालत में है। उस मैटर में कोई तब्दीली नहीं आती, वो कोलैप्स नहीं होता, वो कंडेंस नहीं होता, वो अनस्टेबल नहीं है, बल्कि क्या है, हाईली स्टेबल है। तो इसको क्यों ऐसा होता है उसको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी है, मैटर से। तो अब मैटर में क्या होते हैं, उसने मैटर एटम से मिलकर बने हैं। एटम उस वक्त उसने कहा कि दो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में सर्कुलर पाथ में, जिस तरह उसने सोलर सिस्टम की मिसाल दी कि सोलर सिस्टम में दरमियान में सूरज होता है और प्लैनेट्स उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी तरह एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स ने ऑब्जेक्शन लगाई कि अगर ऐसा है तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को मूव करते हुए एनर्जी क्या होनी चाहिए, इमिट होनी चाहिए। एनर्जी इसकी इमिट होते होते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते होते एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को आके एटम के न्यूक्लियस में क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए। और पहले इसका स्ट्रक्चर का ये था साइज, अब इसका साइज यहाँ से आके उसको कोलैप्स होके उसको खत्म होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एटम स्टेबल फॉर्म में है। तो क्यों स्टेबल फॉर्म में है, क्यों ये चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद एनर्जी इमिट नहीं करता, इसको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड उस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये पहला डिफेक्ट है किसका, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। समझ में आ रहा है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। क्लासिकल फिजिक्स वालों ने कहा कि वो चार्ज पार्टिकल है, कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इमिट होनी चाहिए। एनर्जी इमिट होते इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होते होते एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब इसको न्यूक्लियस में आके गिरना चाहिए और एटम के स्ट्रक्चर को क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो ये पहला डिफेक्ट है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। इसका दूसरा डिफेक्ट क्या है, इस मॉडल के मुताबिक इसी से रिलेटेड है। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इमिट होनी चाहिए। इमिट किस फॉर्म में होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली। यानी कोई चीज कंटिन्यूअसली मूव कर रही है तो बगैर रुके वो मूव कर रही है तो उसकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली इमिट होनी चाहिए। तो उस एनर्जी को अगर आप देखें स्पेक्ट्रम बना के, स्पेक्ट्रम कहते हैं कि उस एनर्जी को आप स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करें तो वो एनर्जी शो होती है, किस फॉर्म में रिलीज होती है। तो वो एनर्जी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, कोई ब्रेक उसमें नहीं होनी चाहिए, कोई वक्फा नहीं होना चाहिए। तो उस फॉर्म में आप एनर्जी या लाइट को देखते हैं तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और
उस स्पेक्ट्रम को क्या नाम देना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो क्या कहना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम कहते हैं जब जिस तरह रेनबो है उसमें जो लाइट जब ड्रॉप एयर में होते हैं तो उस ड्रॉपलेट में से लाइट पास होती है तो वो अपने 7 कंपोनेंट में अलग होती है, तो उसको क्या कहते हैं? रेनबो। तो इस तरह मसलन ये लाइट है, इसको अगर आप कहाँ से पास करें? प्रिज्म में से पास करें तो ये अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में क्या होती है? अलग हो जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में 7 कलर्स में अलग हो जाती है। तो इस अलग होने को क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अब इस स्पेक्ट्रम की 2 किस्में हैं, या तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा यानी जो एनर्जी इमिट होती है उसके दरमियान कोई गैप नहीं होगा, कोई वक्फा नहीं होगा, या वो किस फॉर्म में होता है? लाइन स्पेक्ट्रम, यानी एनर्जी इमिट होगी उसके बाद वक्फा आएगा, फिर एनर्जी इमिट होगी, फिर वक्फा आएगा, फिर एनर्जी इमिट होगी, फिर वक्फा आएगा। तो इस स्पेक्ट्रम को क्या नाम देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। तो कोई भी एनर्जी जब कंटिन्यूअसली इमिट होती है तो उसका जब स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन इस मॉडल के मुताबिक एटम को कौन सा स्पेक्ट्रम देना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट होती है। तो जब एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट होगी तो उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कौन सा आना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। लेकिन जब एटम से जो एनर्जी इमिट होती है उसको जब स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम आता है? लाइन स्पेक्ट्रम। यानी एनर्जी इमिट होती है, फिर ब्रेक आ जाता है, फिर इमिट होती है, फिर ब्रेक आ जाता है, तो इस स्पेक्ट्रम को क्या नाम देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। तो एटम लाइन स्पेक्ट्रम देता है, इस मॉडल के मुताबिक उसको क्या देना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए। तो इसका आंसर भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास मौजूद नहीं था कि एटम क्यों लाइन स्पेक्ट्रम देता है। तो ये 2 मेन डिफेक्ट्स हैं किसके? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। समझ में आ रहा है? दोबारा देखें, 2 डिफेक्ट्स हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन। पहला डिफेक्ट क्या है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। जब कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करेगा तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि वो कंटिन्यूअसली उस वक्त रिवॉल्व करेगा जब एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या करे? इमिट करे। तो जब एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है, करीब एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी कम होती जानी चाहिए, और कम होते होते एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब इस इलेक्ट्रॉन को आके न्यूक्लियस में क्या करना चाहिए? गिरना चाहिए, और एटम के स्ट्रक्चर को क्या होना चाहिए? कोलैप्स होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए एटम। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे जो पत्थर, हमारी जो इमारतें, बिल्डिंग्स, एपेन सारे क्या हो जाते? सिकुड़ के खुद ही ऑटोमेटिकली क्या हो जाते? खत्म हो जाते। दुनिया आज कब तक की क्या हो चुकी होती? खत्म हो चुकी होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम स्टेबल है, कोलैप्स नहीं होता। तो उसको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सका। तो ये पहला डिफेक्ट है किसका? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। दूसरा डिफेक्ट, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। If it emits energy continuously, then it should form a continuous spectrum, but actually atom gives line spectrum. तो एटम कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? लाइन स्पेक्ट्रम देता है। इसके मुताबिक एनर्जी एटम इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता है तो एनर्जी भी कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, और उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए? कंटिन्यूअस। लेकिन एटम एक्चुअली कौन सा स्पेक्ट्रम देता है? लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये 2 डिफेक्ट्स हैं किसके? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। दोबारा देखें, फॉलोइंग आर द 2 डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। First one, according to Rutherford atomic model, electron continuously revolves around the nucleus. Classical physics suggests that if electron being charged particle, it should emit energy continuously while revolving around the nucleus, and ultimately it should fall into the nucleus and the structure of atom should collapse. But actually atom does not collapse. This was the first defect of Rutherford's atomic model. The second defect, an electron by continuously emitting energy should give continuous spectrum, but actually atom gives line spectrum. These are the 2 defects of Rutherford's atomic model. Thank you.